वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं आपको करवा रहा हूं एमसीक्यू सीएमए फाइनल के लिए। मैं जो ऑनलाइन एग्जाम्स होने वाले हैं उनकी प्रिपरेशन करवा रहा हूं और एमसीक्यू जितने ज्यादा करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। तो सीएमए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे कुछ एमसीक्यूज अपलोड हैं। 155 एमसीक्यू दे रखे हैं पेपर 16 के, जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। और मेरा आपसे वादा है कि ये 155 एमसीक्यूज मैं आपको करवाऊंगा। इसके अलावा भी चैप्टर वाइज मैंने बहुत सारे एमसीक्यू अपलोड किए हुए हैं अपनी वेबसाइट पे और चैनल पे। चैनल का नाम तो आपको पता ही है, आप देख रहे हो, सौरभ बंसल टैक्स क्लासेस। तो ये इंस्टीट्यूट्स ने क्योंकि अपलोड करे हैं तो इनकी वेटेज एकदम से बढ़ जाती है, इनकी वैल्यू बढ़ जाती है और हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाए। अभी तक 2 वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस की, फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस की। 40 क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब मैं अपलोड करूंगा नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस 41 से लेकर 60 तक। तो बहुत सीरियसली करने की रिक्वायरमेंट है और ये बात आपको पता है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। आप कई बार भूल जाते हो, ये बात भूलने वाली नहीं है। ये भी एक पहला ऑब्जेक्टिव है आज का कि सौरभ बंसल टैक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। और 2 ऑप्शन दे रखे हैं, यस और नो, और सही आंसर है यस, सब्सक्राइब करना चाहिए। पहला क्वेश्चन करते हैं। वाइल कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 JB वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट दे रखा होता है उसमें एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। कुछ पॉजिटिव एडजस्टमेंट्स होते हैं और कुछ नेगेटिव एडजस्टमेंट्स होते हैं। ये कह रहे हैं रिड्यूस नेगेटिव एडजस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, कौन कौन से आइटम्स माइनस किए जाते हैं। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, ये अधूरा स्टेटमेंट है। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, ये भी इनकम्प्लीट है क्योंकि इन दोनों में जो लोअर होता है उसको रिड्यूस किया जाता है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन विच एवर इज लेस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, ये कंप्लीट स्टेटमेंट है और ये सही है, इसलिए सी को हम टिक कर देते हैं। मैट को बहुत अच्छे तरीके से करके जाना 15 मार्क्स तक आपको दिलवा सकता है और 15 से ज्यादा भी दिलवा सकता है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता था जब तक सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे। अब वो डिस्क्रिप्टिव जो अब ऑनलाइन होंगे वो किस तरीके से देंगे देखते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्टिव होता है तो 15 नंबर तक का आता था। मैं वेटेज बताने की कोशिश कर रहा हूं चैप्टर की, और 2 या 3 ऑब्जेक्टिव भी आते थे। तो ऑब्जेक्टिव आपको मैथ से बहुत सारे मिलेंगे, लास्ट देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। C is the correct answer. 42 while computing adjusted total income under section 115 JC। पहला क्वेश्चन मैट का था। मैट का सेक्शन होता है 115 JB और जो AMT होता है, जो नॉन कॉर्पोरेट एसएससी पे एप्लीकेबल होता है, उसका सेक्शन होता है 115 JC। मैट में हम निकालते हैं बुक प्रॉफिट और AMT में हम निकालते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम। तो while computing adjusted total income under section 115 JC, total income is required to be adjusted. Total income is required to be increased among others by one of the following। वो कहते हैं जब एडजस्टेड टोटल इनकम निकाली जाती है तो टोटल इनकम को इंक्रीज किया जाता है। तो जितने आइटम से इंक्रीज किया जाता है उसमें से एक आइटम बताओ जो नीचे लिखे हुए हैं उसमें से एक। मैं आपको पहले बता दूं कौन कौन से 3 आइटम्स ऐड किए जाते हैं। किन 3 आइटम से टोटल इनकम को इंक्रीज किया जाता है। एक तो 10AA के डिडक्शन से, एक डिडक्शंस 80H to 80 RRB एक्सक्लूडिंग 80P से, और एक सेक्शन 35 AD का डिडक्शन क्लेम किया था उससे। इन 3 आइटम्स को एड बैक करने के बाद जो टोटल इनकम निकल के आती है उसको एडजस्टेड टोटल इनकम बोला जाता है। तो 10AA 80H to 80 RRB एक्सेप्ट 80P, और तीसरा आइटम होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। इन तीनों को ऐड करते हो तो सही आंसर आता है। तो देखते हैं यहां पे कौन सा आइटम दे रखा है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A गलत है। 6A पूरा नहीं, केवल 80H to 80 RRB एक्सेप्ट 80P, इसलिए ए सही आंसर नहीं है। डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 80P, ये भी सही आंसर नहीं है। डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 80H to 80 RRB, ये भी सही नहीं है क्योंकि 80P को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। डी देखते हैं, डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 80H to 80 RRB अदर देन सेक्शन 80P, बिल्कुल सही आंसर है, एक्यूरेट आंसर है। डी को अगर आप टिक करते हो यू विल गेट द फुल मार्क्स।
मैट क्रेडिट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ फॉर 15 ईयर्स, ये हर किसी को पता होगा। कुछ साल पहले तक 10 ईयर्स हुआ करता था, फिर अमेंडमेंट किया गया और अब 15 साल तक आप मैट को कैरी कर सकते हो। तो ये तो पता है, डायरेक्ट आंसर है 15 ईयर्स। Generally, a domestic company is taxable at the rate of 30%. However, in one circumstances, it is taxable at the rate of 25%. ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर 16-17 के अकॉर्डिंग डिजाइन है। मैंने ये दोनों वीडियोस में बताया हुआ है जो पहले की हैं। इसका मतलब असेसमेंट ईयर 17-18। तो ये जो चारों ऑप्शंस दे रखे हैं गलत दे रखे हैं। सही आंसर मैं किसी एक को सही कर देता हूं। where its total turnover और ग्रॉस रिसीट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इसको मैं कर देता हूं प्रीवियस ईयर को 17-18 और डज नॉट एक्सीड 250 करोड़ को मैं कर देता हूं 400 करोड़। और ये अब सही आंसर हो जाएगा अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर 19-20 की या असेसमेंट ईयर 20 और 21 की। ये जितने भी आपके क्वेश्चंस डिजाइन है ये प्रीवियस ईयर 16-17 असेसमेंट ईयर 17-18 के अकॉर्डिंग डिजाइन है। और जहां जहां अमेंडमेंट हो गया वहां मेरी ड्यूटी चल रही है कि मैं आपको बताऊं। तो अब जो सही आंसर होगा वो होगा अगर 17-18 प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 400 करोड़ को एक्सीड नहीं करता है, तो जो इस ईयर के लिए करंट ईयर के लिए जो कंपनी के लिए टैक्स का रेट होगा वो 30% नहीं लगेगा, वो केवल 25% लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर लेना, इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एज पर सेक्शन 178(3) कंपनी के लिक्विडेशन का सेक्शन होता है 178(3). स्पेस दे रखा है द स्पेस ऑफ ए कंपनी हैज टू इंटीमेट द टैक्स अथॉरिटी बिफोर ही पार्ट्स विद एनी ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी और द प्रॉपर्टी इन हिज एंड्स एंड हैज टू सेट असाइड द अमाउंट इफ एनी इंटीमेटेड टू हिम बाय द टैक्स अथॉरिटीज। जो लिक्विडेटर कंपनी का होता है, डी सही आंसर है। उसको किसी भी कंपनी को किसी भी एसेट को बेचने से पहले या किसी भी एसेट को खत्म करने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा और वो पैसा अलग उठा के रखना पड़ेगा जितना इनकम टैक्स अथॉरिटी उसको इंटीमेट करेगी। तो लिक्विडेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये सेक्शन ही लिक्विडेशन का है, इसलिए सही आंसर आपका हो गया लिक्विडेटर। 46 करता हूं एज पर सेक्शन, फिर स्पेस दे रखा है The tax authorities can direct the taxpayer to get his accounts audited from a chartered accountant nominated by the principal chief commissioner और chief commissioner और principal commissioner और commissioner। देखो जो ऑडिट है स्पेशल ऑडिट, इसका सेक्शन होता है 142(2)(a) और आखिरी होता है 2D तक जाता है। लेकिन जिस सेक्शन में इनकम टैक्स अथॉरिटी डायरेक्शंस देते हैं, जो डायरेक्शन का सेक्शन होता है वो पहला वाला होता है 142(2)(a). इसमें असेसिंग ऑफिसर असेसी से कह सकता है कि आप किसी सीए से अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाओ और वो सीए को नॉमिनेट कौन करेगा, या तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर। तो स्पेशल ऑडिट बहुत ढंग से कर लेना। मैं सीएमए फाइनल कितनी बार कह चुका हूं, 2007 में मैंने पहला बैच टीच किया था। 13 ईयर्स मुझे हो चुके हैं, एक साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं, 26 अटेम्प्ट करीब करीब मैंने टीच किए एक्सक्लूसिवली फॉर द सीएमए फाइनल। मैंने सीएमए फाइनल का बैच किसी के साथ और किसी कोर्स के साथ मर्ज ही नहीं किया। सीएमए फाइनल के बैचेस वीकेंड बैचेस भी चलते थे, जब फेस टू फेस चला करता था। अब तो क्वारंटाइन की वजह, कोरोना की वजह से सारे बैचेस बंद हो चुके हैं और वीकडेज के बैच भी हुआ करते थे। तो उसमें मैंने सीएमए एक्सक्लूसिव में करीब 13 साल से टीच कर रहा हूं, तो मुझे पता है किस चैप्टर की, किस सेक्शन की, किस टॉपिक की बहुत ज्यादा वेटेज है। स्पेशल ऑडिट बहुत ढंग से कर लेना, पेपर में कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। नो ऑर्डर ऑफ रेक्टिफिकेशन कैन बी पास्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर सॉट टू बी रेक्टिफाइड वाज पास्ड। जिस ईयर में जो ऑर्डर पास किया गया था उस जिस ईयर में पास किया गया था उसके एंड से 4 साल के बाद रेक्टिफिकेशन पॉसिबल होता ही नहीं है, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास हो ही नहीं सकता है। जिस ऑर्डर को रेक्टिफाई करवाना है वो ऑर्डर जिस ईयर में पास हुआ था उसके एंड से 4 साल के अंदर ही रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है, 4 साल के बाद रेक्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता है। तो ये हो गया सी। थोड़ा सा गलत डिजाइन है, इन्हें हर के आगे ईयर लिखना चाहिए था, क्योंकि हमें क्या पता ईयर लिखा हुआ है या मंथ लिखा हुआ है, या फिर ये जो क्वेश्चन डिजाइन किया गया इसमें फ्रॉम से पहले ईयर लिखना चाहिए था इन्हें।
हाँ, सही आंसर 4 ईयर्स है। 4 साल के बाद रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। 154 भी पेपर में कुछ ना कुछ जरूर देकर जाता है अपना कंट्रीब्यूशन, कभी 2 नंबर का, कभी 4 नंबर का, कभी जो एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आखिरी क्वेश्चन आता है वहां भी कंट्रीब्यूट करके जाता था। 48 की बात करते हैं। इन केस ऑफ एन एप्लीकेशन मेड बाय एसएससी अंडर सेक्शन 154 द इनकम टैक्स अथॉरिटी शेल रेक्टिफाई द ऑर्डर, रिफ्यूज द रेक्टिफिकेशन विद इन फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय द अथॉरिटी। ये सही आंसर होगा 6 मंथ्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? 4 महीने के बाद तो रेक्टिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, मतलब एसएससी एप्लीकेशन फाइल कर ही नहीं सकता है। लेकिन जो 4 साल आपके मिले उसमें किसी मंथ में एसएससी ने एप्लीकेशन फाइल करी, तो जिस मंथ में एसएससी ने एप्लीकेशन फाइल करी उसके एंड से 6 महीने के अंदर असेसिंग ऑफिसर को या तो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करना पड़ेगा या रेक्टिफिकेशन करने से रिफ्यूज करना पड़ेगा। दोनों बातों में डिफरेंस समझो। 4 साल के बाद तो असेसी एप्लीकेशन ही फाइल नहीं कर सकता है, तो 4 साल के बाद तो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पॉसिबल ही नहीं है। अब विद इन 4 ईयर्स बात कर लेते हैं। जिस मंथ में असेसी ने एप्लीकेशन फाइल करी उस मंथ के एंड से 6 महीने के अंदर असेसिंग ऑफिसर के लिए, इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए या तो पास करना पड़ेगा या पास करने से रिफ्यूज करना पड़ेगा। इसलिए इसका सही आंसर हो गया 6 मंथ्स। इफ ए पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू पैन देन पेनल्टी कैन बी लेविड अंडर सेक्शन 272B सेक्शन होता है। ये आपको पता होगा, पेनल्टी के सेक्शन जरूर याद कर लेना। और कुछ खास तरीके की पेनल्टीज होती हैं। 272B जो पैन की रिक्वायरमेंट होती है कि पैन लेना जरूरी है, कुछ ट्रांजैक्शंस में पैन को कोड करना जरूरी है। और पेनल्टी का अमाउंट भी मैं बता देता हूं, 10,000 रुपए होता है, हालांकि यहां पूछा नहीं गया है। तो 272B इज द सेक्शन फॉर पेनल्टी अगर आप पैन के कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं करते हो, इसलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है 50। ये क्वेश्चन तो जरूर पेपर में आना चाहिए। इसको देख के दिल खुश हो गया। मैट स्टैंड्स फॉर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मिनिमम अलाउड टैक्स, मिनिमम एप्लीकेबल टैक्स, मिनिमम एडजस्टेबल टैक्स। ये क्वेश्चन क्यों दिया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। मैट के बारे में टेक्निकल क्वेश्चंस पूछो, मैट से इतने शानदार क्वेश्चंस डिजाइन हो सकते हैं जो हम आइटम्स इंक्रीज करते हैं या हम डिक्रीज करते हैं, या मैट कब कब एप्लीकेबल होता है, फॉरेन कंपनी पे एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, मैट का रेट क्या चल रहा है, कितने सारे क्वेश्चंस डिजाइन हो सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या डिजाइन कर रहे हैं कि मैट की फुल फॉर्म बताओ। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इज द करेक्ट आंसर। ए फॉरेन कंपनी इन विच द इंडियन कंपनी होल्ड्स in nominal value of the equity share capital will be treated as the foreign specified company for the purpose of section 115BB। बहुत शानदार सेक्शन है। मेरे ख्याल से 3 से 4 बार पेपर में इस पे बेस क्वेश्चन आया हुआ है। 26% और मोर, 26% और मोर, 26% और मोर। अगर किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स इंडियन कंपनी के पास है 26% या उससे ज्यादा, तो उस फॉरेन कंपनी को बोला जाता है फॉरेन स्पेसिफाइड कंपनी। और उस कंपनी से, उस फॉरेन कंपनी से जो इंडियन कंपनी को डिविडेंड मिलता है उस पर टैक्स का स्पेशल रेट लगता है। वैसे तो फॉरेन कंपनी से इंडियन कंपनी को डिविडेंड मिलेगा तो इंडियन कंपनी के लिए जो नॉर्मल रेट है 30%, उससे वो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, उस कंपनी से जिसमें इंडियन कंपनी के 26% है उससे ज्यादा शेयर्स हैं, मतलब वो स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी है, इंडियन कंपनी होल्ड कर रही है उस कंपनी के अंदर, तो जो डिविडेंड मिलता है उस फॉरेन कंपनी से, उस डिविडेंड पे स्पेशल रेट लगता है, कंसेशनल रेट लगता है, और उस रेट का सेक्शन होता है 115BB। हम देखते हैं सही आंसर क्या हमें मिला। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर एंड विल बी चार्ज टू टैक्स एट। अभी मैंने बताया डिविडेंड जब भी फॉरेन कंपनी से मिलता है तो एसएससी का जो नॉर्मल रेट होता है, जो जनरल रेट होता है, फिर चाहे कंपनी को मिले, फिर चाहे फर्म को मिले, फिर चाहे इंडिविजुअल को मिला तो स्लैब से करो, फर्म को मिला तो 30% से करो, कंपनी को मिला तो जो भी कंपनी का नॉर्मल रेट है उससे करो। हाँ, स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से अगर मिल रहा है इंडियन कंपनी के लिए तो उस केस में हम रेट लगाते हैं 115BB वाला जो अभी मैंने पहले बताया। लेकिन इसके अलावा किसी और एसएससी को अगर फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलेगा तो डिविडेंड नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होगा। हम आंसर देखते हैं, डी सही आंसर मिल गया, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू द एसएससी।
एंड अपील्स एंड रिवीजन से आपको कम से कम 7 to 8 मार्क्स का डेफिनेटली मिलेगा। ये फाइनल के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत सीरियसली करने चाहिए, जैसे फाइलिंग ऑफ रिटर्न, असेसमेंट प्रोसीजर, जैसे अपील्स एंड रिवीजन, जैसे टीडीएस पेपर में बहुत ज्यादा आता है। हालांकि टीडीएस आपने इंटर में किया होगा, लेकिन फाइनल में भी टीडीएस बहुत ज्यादा आता है। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो फाइनल में अच्छी वेटेज कैरी करते हैं। तो अपील टू कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स शैल बी फाइल्ड इन द फॉर्म नंबर, और फॉर्म नंबर होता है 35 में अपील फाइल की जाती है कमिश्नर अपील्स के सामने। 4 अपीलेट अथॉरिटी होती हैं, पहली कमिश्नर अपील्स, उसके बाद ITAT, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है कमिश्नर अपील्स, उसके बाद जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो फॉर्म नंबर 35 होता है। सेक्शन स्पेसिफाइज द ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील कैन बी फाइल्ड बिफोर द कमिश्नर इनकम टैक्स अपील्स। 246A में वो सारे ऑर्डर्स लिखे हुए हैं असेसिंग ऑफिसर के, जिनके खिलाफ कमिश्नर अपील्स के सामने आप अपील कर सकते हो। 246A का हेडिंग ही होता है अपीलेबल ऑर्डर्स बिफोर द कमिश्नर अपील्स। वो ऑर्डर्स जो कमिश्नर अपील्स के सामने अपील करने के लिए एलिजिबल हैं, उनकी लिस्ट 246A में दे रखी है। हम देखते हैं सही सेक्शन लिखा हुआ है, यस, ए इज द सही सेक्शन, करेक्ट सेक्शन। 55 द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील इज, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहली अथॉरिटी कमिश्नर अपील्स, सेकंड ITAT, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इज द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, ये पहली अपीलेट अथॉरिटी होती है। जो फर्स्ट अपील जाती है वो उसके सामने जाती है। हालांकि कुछ केसेस में ऐसा पॉसिबल है कि ITAT फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी बन जाए। कोई ऑर्डर अगर कमिश्नर ने पास किया है तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी उसके लिए होगी ITAT। लेकिन इन जनरल अगर पूछा जाता है तो इन जनरल आंसर दिया जाता है। जनरली जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होती है वो कमिश्नर अपील्स होती है। एज पर सेक्शन 211 सबसेक्शन 1, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स मेड ऑन और बिफोर शैल बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च आना चाहिए, लेकिन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर। मतलब वैसे तो 4 डेट होती हैं, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, लेकिन 31 मार्च से भी पहले पे कर दोगे तो उसको एडवांस टैक्स मान लेंगे और 234B का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंस्टॉलमेंट वाला इंटरेस्ट 234C का तो लगेगा, 234C का इंटरेस्ट तो लगेगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स तो आपने 4 थी उसके बाद पे करी है। लेकिन क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर में पूरा एडवांस टैक्स पे कर दिया, इसलिए एडवांस टैक्स मान के 234B का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसीलिए अगर किसी की 15 मार्च निकल भी जाती है तो 31 मार्च के उससे पहले एडवांस टैक्स जमा कर देना चाहिए। कम से कम 234B के इंटरेस्ट तो बच जाएगा। तो 31 मार्च तक भी जो आप एडवांस टैक्स जमा कर देते हो उसके लिए भी एडवांस टैक्स माना जाता है। एज पर सेक्शन 142A, ए वैल्यूएशन ऑफिसर शुड सेंड ए रिपोर्ट टू असेसिंग ऑफिसर विद इन 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर आपको अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है। फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ए रेफरेंस इज मेड बाय द असेसिंग ऑफिसर। 242A में वैल्यूएशन ऑफिसर का जिक्र है कि असेसिंग ऑफिसर वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफरेंस दे सकता है, और जिस मंथ में रेफरेंस दिया गया था उसके 6 महीने के अंदर जो वैल्यूएशन ऑफिसर होता है उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। 58 एज पर सेक्शन 115QA, जब कंपनी अपने शेयर्स को बाई बैक करती है। टैक्स टू क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम ऑफ डोमेस्टिक कंपनी फॉर बाई बैक ऑफ शेयर शैल बी डिपॉजिट विद इन 14 डेज। जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स टाइप के होते हैं उनका डेज होते हैं 14 डेज। डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के लिए सरकार को 14 डेज के अंदर डिपॉजिट करवाना जरूरी होता है। तो जिस डेट पे आपने पेमेंट दिया था बाई बैक ऑफ शेयर्स का शेयर होल्डर्स के लिए, उस डेट से 14 दिन के अंदर जो भी आपका टैक्स था, जो टैक्स आप पे करने के लिए कंपनी लायबल है, जो पहली क्लास में शायद मैंने इस पे बेस टैक्स निकाल के भी दिखाया था, वो 14 डेज में डिपॉजिट किया जाएगा। सही आंसर हो गया बी। अंडर सेक्शन 112A, एन ऑर्डर ऑफ ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग रजिस्ट्रेशन टू ट्रस्ट शैल बी पास विद इन 6 मंथ्स।
6 महीने के अंदर कमिश्नर को डिसाइड करना पड़ता है कि वो ट्रस्ट को रजिस्टर कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है, और 6 महीने के अंदर अगर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली वो रजिस्टर्ड मान लिया जाता है। तो जिस मंथ में एप्लीकेशन एसएससी ने फाइल करी थी 12A के अंदर, उस मंथ से 6 महीने के अंदर कमिश्नर की ड्यूटी होती है कि वो बताए कि हमने इसको रजिस्टर कर दिया या हम रजिस्टर करने से मना कर रहे हैं। तो 6 मंथ्स हम देखते हैं ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट है, एन एप्लीकेशन इन क्वाड्रुप्लीकेट फॉर एडवांस रूलिंग बाय रेजिडेंट एप्लीकेशन, मतलब 4 कॉपीज, जैसे डुप्लीकेट 2 कॉपीज, ट्रिप्लीकेट 3 कॉपीज, इसका मतलब होता है 4 कॉपीज, 4 कॉपीज आती हैं। फॉर एडवांस रूलिंग बाय ए रेजिडेंट एप्लीकेंट फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ हिज टैक्स लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ 1 or more transactions valuing 100 crore or more in total which has been undertaken or is proposed to be undertaken by him is to be made in form number 34DA। ये फॉर्म तो आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे। जिस टीचर से भी आपने क्लासेस ली हैं उन्होंने जो नोट्स प्रोवाइड किया होगा उसमें साथ में फॉर्म्स भी दिए होंगे। 34DA इज द करेक्ट आंसर। ये सिलेक्टेड 20 क्वेश्चंस जो आपके स्टडी मैट के हैं, सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पर जो एक बुकलेट अपलोड की हुई है जिसमें 155 एमसीक्यू दे रखे हैं, उसके 60 एमसीक्यू मैंने आपको करवा दिए। आगे आने वाले क्लासेस में मैं बैलेंस एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, बचे हुए रिमेनिंग्स। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। मेरी वेबसाइट में एक ऑप्शन है पीडीएफ, और पीडीएफ सेक्शन के अंदर एक ऑप्शन और आता है एमसीक्यू। उस सेक्शन में इसकी पीडीएफ को मैंने अपलोड करके अपनी वेबसाइट का लिंक www.directtextclasses.com को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप डायरेक्टली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। सर अगर हमें आपसे कुछ पूछना है, किसी क्वेश्चन में हमें डाउट है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो imsb003@gmail.com। imsb सौरभ बंसल के इनिशियल्स 003@gmail.com। मेहनत कीजिए, पेपर जरूर देना है, ऑप्ट आउट नहीं करना है, फ्यूचर ही इसी का है। अगर कोरोना का सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो भी जाता है तब भी सारे इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि फेस टू फेस एग्जाम्स करवाते हैं, इतने सारे सेंटर्स बनाने पड़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो फ्यूचर तो यही है कि हर पेपर ऑनलाइन हुआ करेगा। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो इस बात की निगाह भी रख सकते हैं कि चीटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। आपको अपने लैपटॉप का वेबकैम ऑन करके रखना पड़ेगा, आपकी आंख के मूवमेंट को देखा जाएगा, तो वो सिक्योरिटीज पूरी करेंगे जो सिक्योरिटीज वो कर सकते हैं। और फ्यूचर यही है कि फ्यूचर में भी पेपर ऑनलाइन होंगे, तो आप अभी से तैयारी क्यों ना शुरू कर दो। आप क्यों नहीं ऐसा पहला बैच बनते हो जो हमेशा के लिए ये बात बोलेगा जब पहली बार हमारे इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन एग्जाम्स लिए थे तो वो एग्जाम हमने दिया था और हमने क्लियर करके भी दिखाया था। तो ऑप्ट आउट नहीं करना है, पेपर जरूर देना है। टाइपिंग नहीं आती है क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 से 6 दिन में आप इस लायक टाइपिंग करना सीख जाओगे कि वहां पे आप पूरे क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो, आंसर को टाइप कर सकते हो। ये इट इज नॉट द बिग डील, इसको मैं एक्सक्यूज नहीं मानता हूं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।